उत्तरकाशी में धारा 163 के उल्लंघन का मामला, 3 पदाधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काली कमली धर्मशाला में बुलाई थी बैठक, तीनों पर पहले से ही बवाल करने का केस दर्ज। देहरादून में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दोहराई गाय का राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर उठाया अच्छा कदम। पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभाग अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे में हुई चर्चा। पुनर्गठन मंत्री ने कहा, वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत लंबित है, आने वाले 10 दिनों में होगा मामलों का निस्तारण। हल्द्वानी और मसूरी में छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर छात्रों का बवाल। कुछ छात्रों को पुलिस ने किया नजरबंद। हाईकोर्ट के आदेश से रद्द करने पर छात्रों में आक्रोश। पुलिस ने कहा, कॉलेज प्रशासन और हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस का स्थायी पोस्टमास्टर गिरफ्तार। पोस्टमास्टर ने किया खाता धारकों के 32 लाख से अधिक रुपयों का गबन। पोस्ट ऑफिस बागेश्वर की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। पुलिस कर रही है गहनता से जांच। विकासनगर में आसन झील में विदेशी पक्षियों ने डाला डेरा। हजारों मील तय कर पहुंची प्रवासी साइबेरियन बर्ड्स। पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर वन विभाग। सितारगंज में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन। शक्ति फार्म के टैगोर नगर खेल मैदान में हुआ आयोजन। स्टॉलों से दुग्ध योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा सम्मान। रुद्रपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की एसके फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री में छापेमारी। जांच के लिए भेजे गए मिठाइयों के सैंपल। उपायुक्त कुमाऊं मंडल ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में की गई छापेमारी से मचा हड़कंप। और अपने अंतिम चरण में इस साल की केदारनाथ यात्रा, अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हुआ। हर रोज पहुंच रहे 13,000 से अधिक श्रद्धालु। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने में मात्र 9 दिन शेष। 3 नवंबर को बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। त्योहारों को लेकर बाजारों में बड़ी भीड़। हरिद्वार पुलिस ने त्योहार सीजन को लेकर लागू किया यातायात प्लान। दिवाली के बाद भी 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा। 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन प्रतिबंधित। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर एक अच्छा कदम उठाया है। देहरादून पहुंचे शंकराचार्य ने प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि महाराज के गौ कथा और गौ रक्षा को लेकर किया जा रहा प्रयासों को भी उन्होंने सराहना की। शंकराचार्य ने कहा कि गौ रक्षा के लिए देवता भी अवतार धारण करते रहे और गायों के पीछे वो दरअसल जो देवता है वो घूमते रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी गौ रक्षा के लिए ही लोग काफी संख्या में जुड़े। इसके अलावा पुराणों में भी कहा जाता है कि हमारी धरती गाय की सींग पाटी की है। हमारे जो देवता हैं भगवान, वो भी गौ रक्षा के लिए अवतार धारण करते रहे। गायों के पीछे पीछे घूमते हैं और उनके महत्व को निरूपित करते हैं। गाय हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि धरती जिन स्तंभों पर टिकी है उनमें से गाय भी एक है। इसलिए गाय के बारे में पर्याप्त महात्म्य कहा गया है। इसलिए सनातनी पक्के गौ भक्त हैं। सदा से वो मांग कर रहे थे
कि गौ हत्या को बंद किया जाए और गौ को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भगाने का जो आंदोलन चला, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भी लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया कि वो चाहते थे कि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, उनको भगा दिया जाए। लेकिन दुख की बात है कि 78 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन अभी तक हमारे नेताओं ने ये वादा पूरा नहीं किया। तो चलिए अब लालकुआ की बात कर लेते हैं। लालकुआ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। यहां अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवीन चंद्र दुमका ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि 2 वर्षों में अपराध का ग्राफ जो है वो क्षेत्र में बढ़ा है। उन्होंने कहा कि बीते 2 दिन पूर्व हल्दूचौड़ निवासी पूर्व सैनिक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर जानलेवा हमला होना कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि लालकुआ क्षेत्र में हत्या, चोरी, मारपीट, फायरिंग जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, जिसके चलते आम आदमी में डर का भय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस की लापरवाही का खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाना चाहिए, जिससे ऐसी आपराधिक घटनाएं ना हो चुके। और उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन को हर मामले में गंभीरता से काम करना चाहिए। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉ ऑर्डर कायम करने के लिए पुलिस यहां काम कर रही है और अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। लालकुआ में लंबे समय तक लालकुआ और हमारे पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इधर कुछ समय से पहले छुटपुट अपराध हुए, फिर 2-3 दिनों में समूह बन के अपराध हुए और अब तो ऐसा लगता है कि पूरी एक गैंग बन गई है। और अभी जो एक यहाँ के संभ्रांत भूतपूर्व सैनिक किसान पर जो कैलाश बिरखानी पर जो घटना हुई है, वह इलाके में अत्यंत हरकत करने वाली है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित हिंसा हमारे इलाके में कभी हुई नहीं और अब ये पनप रही है। इसलिए पूरे इलाके पर, पूरे क्षेत्र की भावनाओं पर एक प्रकार से आक्रमण है। यद्यपि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके सभी नामजद या उनके द्वारा पहचाने गए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से महज 48 किलोमीटर की दूरी पर विकासनगर के ढालीपुर में देश के पहले आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व झील में विदेशी मेहमानों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। ये खास प्रजाति के पक्षी हजारों मील की दूरी तय कर साइबेरिया, चीन, रूस, साउथ एशिया और कजाकिस्तान जैसे देशों से आते हैं। ये विदेशी पक्षी जो है वो देश में कई स्थानों में प्रवास करते हैं, लेकिन आज वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इनकी सबसे पसंदीदा जगह है। यही वजह है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों इसे 200 में देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व बनने का गौरव मिला। 440 हेक्टेयर में फैले इस कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल 7,000 से 8,000 पक्षी आते हैं। इस साल आसन झील में अभी तक कई प्रजाति के कम से कम 1,000 से अधिक पक्षी जो है वो देखे जा चुके हैं। वन विभाग विदेशी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। शिकार की संभावनाओं से लेकर पक्षियों के व्यवहार पर भी विभाग के कर्मचारियों की पैनी नजर है। वन दरोगा प्रदीप सक्सेना के अनुसार हर साल यहाँ लगभग 60 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, जिनमें सुरखाब, सिखपर, लाल चौच, गुडगुडा, करछिया, बतख, सुर्खिया, बगुला, बड़ा और बयारी बतख, मलक बगुला, कराचिया बगुला जैसी तो तमाम प्रजातियां हैं उसे ठंडे देशों में से यहाँ पर वो पहुँचती हैं। इस बार भी यहाँ मुख्य प्रजातियों के पक्षियों के पहुँचने का सिलसिला जारी है, जिसमें खास तौर के विलुप्त प्रजाति फ्लाइस ईगल का एक मेल यहाँ पर पहुँचा है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस साल आसन झील में विदेशी पक्षियों की तादाद कहां तक पहुंचती है और ये विदेशी पक्षी पर्यटकों को कितना आकर्षित कर पाते हैं। मेरा नाम नीतू है। हम देहरादून प्रेम नगर से आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे
बोटिंग भी कर सकते हैं और बच्चों के पार्क भी हैं, झूले वगैरह यहाँ पे खेल सकते हैं बच्चों का। यहाँ पे मतलब पर्यटक के लिए अच्छा है, यहाँ पे ना घूमने के पर्पज से बहुत अच्छा है। बच्चे वगैरह भी आते हैं और यहाँ पे बोटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है पर्यटकों के, अच्छा फील हुआ। वैसे तो हम लोग पहाड़ी हैं, हमें तो अच्छा ही लगता है। हाँ, पहले भी आए थे एक दो बार, आते रहते हैं, वैसे हम यहाँ पे। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में पक्षियों का, प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो चुका है। इसमें मुख्यतः रूटी टेल्ड डक है, कॉमन फ्रूट है, गैडवाल है, मलाड है, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड है, यूरोपियन विजन है। इसके अलावा एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी जो कि पलाश फिश ईगल है वो भी आया है, लेकिन वह अकेले ही आया है। मेल है उसका अभी आया है और फीमेल का इंतजार है। तो अभी जो संख्या है इनकी लगभग 1000 से ऊपर हो चुकी है पक्षियों की, और लगातार पक्षियों का आना जारी है। साल भर में यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार पक्षी यहाँ पे आते हैं और इनकी प्रजाति कम से कम 50-60 के करीब प्रजाति होती है। और ये पूरे 6 महीने तक यहाँ पे प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं, और जो लोकल पक्षी है वो हमारे ये भी ब्रीड करते हैं, यहीं पर रहते हैं। बहुत अच्छा लगा सर। हम भी हिमाचल से ही हैं, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो ये पोंटा साहिब के आसपास अच्छी जगह है घूमने के लिए, फैमिली के लिए भी अच्छी है घूमने के लिए। हम हर साल यहाँ आते हैं, वीकेंड पे भी आ जाते हैं घूमने के लिए। बोटिंग भी है, बाकी किड्स के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। विदेशी पक्षी भी काफ़ी आते हैं यहाँ। उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव के चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। मसूरी एपीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर छात्रों में शिक्षा मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक हक को मारा गया है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अगर छात्र नेता नहीं होंगे तो शिक्षक और प्रबंधक छात्रों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करेंगे। इतना ही नहीं, छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 4 नवंबर तक छात्रों के चुनाव कराए जाने की मांग नहीं मानी जाती है तो वह अनिश्चितकालीन के लिए कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे और कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर नौकरशाही इतनी हावी हो चुकी है, एक और महाविद्यालय को निजीकरण करने की साजिश है तो दूसरी ओर छात्र संघ को खत्म कर छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि पहले के 2 वर्षों में भी छात्र संघ चुनाव लिंग 2 समिति के सिफारिशों के उलट नवंबर-दिसंबर में पूरे हुए। हमारी मांग यही है कि जो हर वर्ष की बात है, जैसे छात्र संघ के इलेक्शन होते हैं, इस साल भी छात्र संघ के इलेक्शन हो। अभी महाविद्यालय में हमारे कॉलेज में 3 तारीख तक दिवाली की छुट्टी है। अगर 4 तारीख से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम इस कॉलेज में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी करेंगे और कॉलेज को बंद करेंगे। हमारी मांग यही है कि हर वर्ष की बात जो छात्र संघ इलेक्शन होते हैं इस साल भी हो, और हर साल की बात हमारा ये मानना है कि इलेक्शन हमेशा एक ही समय पर, निश्चित समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा कि कभी नवंबर को करा रहे, कभी पीछे करा रहे, कभी फिर वो कह रहे 30 सितंबर से पहले कराओ। हमारी यही मांग है कि हमेशा फिक्स 1 महीने पे ये सारे इलेक्शन निर्धारित हो जाने। अपने माध्यम से, अपने चारों संगठन के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इसमें छात्र संघ की जो मेहनत करते हैं, हर साल कैंडिडेट रहते हैं, उनका इसमें बहुत सारों का भविष्य, अब जैसे अपना छात्र राजनीति से स्टार्ट होता है, जैसे कोई अपनी क्षेत्र की राजनीति करना चाहता है, शहर की राजनीति करता है, वो छात्र संघ के इलेक्शन के माध्यम से ही होता है। अगर छात्र संघ के इलेक्शन ही नहीं होंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ बनेगा। अभी 1-2 दिन पहले हाई कोर्ट का फैसला आया था कि इस 2024 सत्र में छात्र संघ चुनाव को रद्द किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र 2-3 सालों से पहले से तैयारी कर रहे थे, एक इस क्षेत्र में कुछ छात्र अपना फ्यूचर भी देखते हैं, तो उनकी एक आशा थी कि इस बार छात्र संघ चुनाव होंगे। तो जोरों शोरों से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, छात्रों के साथ पूरा योगदान दिया है, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं सभी लोग काफ़ी हताहत हुए हैं। तो इसलिए हमने सरकार के विरोध में, शिक्षा मंत्री के विरोध में पुतला दहन किया है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ही कॉलेज की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें भी तेजी लाई जाए, कि जिसमें कि महाविद्यालय का प्रशासन थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, उसमें भी तेजी लाई जाए और तुरंत ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित की जाए। आपको विदित होगा कि 2 दिन पहले सुप्रीम हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसमें छात्र संघ चुनाव को रद्द करने की मांग गई थी, और ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है
धन सिंह रावत ने जानबूझ के छात्र संघ चुनाव को पीछे ले जाकर इसे डिले करके इसे कोर्ट के हवाले छोड़ के इसे रद्द करने की मांग करी है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब से हमारे ये शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार छात्र राजनीति को कमजोर करने का प्रयास करा है। उन्होंने जब पहले एक छात्र परिषद की मांग भी करी थी, इसमें जो चुनाव कराने का अधिकार पहले महाविद्यालय को होता था, वो धन सिंह रावत ने अपने आप लेकर इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी हाईकोर्ट के आदेश के बाद सभी महाविद्यालय में छात्रों ने बवाल करना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिनों से राजकीय मोतीराम बाबूराम प्रशोत्तरी महाविद्यालय में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल किया। कई छात्रों ने तो आत्मदाह की धमकी भी दी। आपको ये भी बताते चले कि एबीपी कॉलेज में पिछले रात से छात्र संघ धरने पर बैठे थे, जिसके बाद सुबह पुलिस और छात्रों में धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ छात्रों को पुलिस ने नजरबंद कर कॉलेज में ही कैद कर दिया। वहीं छात्रों का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव रद्द करने में बीजेपी सरकार पूरी राजनीति कर रही है, क्योंकि छात्र नेता अपने राजनीतिक एरिया छात्र संघ चुनाव से ही शुरू करता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन और उच्च शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कॉलेज के चुनाव को रद्द कर दिया है, यह अपने आप में एक राजनीति है। वहीं पुलिस ने कहा कि कॉलेज प्रशासन और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आज छात्रों में आक्रोश इस बात को लेकर है। देखिए, बरसों से हम संघर्ष करते हुए हैं। महाविद्यालय में जो हमारा दूर दराज क्षेत्रों से छात्र आता है, 15,000 छात्रों की संख्या है। हर एक छात्रों की हम हर एक समस्या का समाधान करते हुए आते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करते हुए आते हैं, उनका समस्याओं का हल करते हैं। और साथ में जो दूर दराज पहाड़ों से क्षेत्रों से बच्चा आता है, उनकी भी मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं। साल के 365 दिन हम छात्रों के लिए काम करते हैं। और हमारा कहीं ना कहीं सपना होता है कि इन छात्रों का प्रतिनिधित्व करें। जो छात्रों की आवाज़ बन के छात्र नेता चुनता है, छात्र अपना नेता को चुनता है। हर साल छात्र संघ चुनाव होते हैं, पर लेकिन इस बार छात्र संघ चुनाव को बंद कराने की बात की जा रही है। ये सरकार, धन सिंह रावत और इस कॉलेज का प्रिंसिपल और पुलिस प्रशासन सब मिलकर ये दबाव बनाया जा रहा है कि नई युवा प्रदेश की राजनीति में ना नए युवा आ सके, नई क्रांति हो सके और नई पौध और नए विचारों को रोका जा रहा है। उनको उखाड़ने का काम ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज जो हमने इतने सालों से तैयारी की, हमने इतनी मेहनत की, अगर कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के हाथ में एक मौका दे रखा है। जो छात्र नेताओं ने छात्र हितों पे जो कार्य करते हुए आ रहे हैं, आगे भी अगर छात्र हित बनाना है तो एक फैसला हमारे सहयोग में देना चाहिए। आज अगर सीएम साहब भी एक प्रबल दावेदार हैं राजनीति के, तो वो भी अपने ज़माने में भी एक छात्र संघ नेता रह चुके हैं। तो ये छात्र संघ राजनीति को बरकरार रखने के लिए, यहाँ लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए हमें ये बंद यहाँ पुलिस प्रशासन ने जबरन क्योंकि यहाँ सुचारू रूप से कॉलेज चल भी रहा है, कुछ छात्र यहाँ आए भी हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। रुद्रपुर सरदार भगत सिंह महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है। छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार छात्रों की आवाज दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव को खत्म करने की योजना बना रही है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में छात्रों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल की है, जिसमें छात्र संघ चुनाव की तिथि यानी कि तारीख घोषित करना और महाविद्यालय में हाईकोर्ट गर्ल्स टॉयलेट बनाने की मांग है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक उनकी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान एक छात्र गुट ने कॉलेज परिसर में घूमकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की है। ये जो अभी हड़ताल चल रही है, भूख हड़ताल सही है, हमारी हड़ताल सही है। जो चुनाव स्थिति को घोषित ना करने की वजह से हम हड़ताल पे बैठे। बाकी हमारी और भी मांगे हैं। लाइब्रेरी में बुक्स की कमी है, बाकी पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पर, बाकी हमारे रोड की भी सुविधा ऐसी नहीं है कि पानी भर जाता है।
बच्चों की आवाजानी होती है, उसमें भी दिक्कत होती है। जो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट प्रत्याशियों में जितना आक्रोश है, उसको देखते हुए हम हमारा जो कर्तव्य बनेगा उससे भी ज़्यादा करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, आत्मदाह करने का होगा वो भी करेंगे। पर जो भी है चुनावी स्थिति घोषित होनी चाहिए। जैसे कि मैं छात्र संघ सचिव प्रत्याशी में कुमाऊं विश्वविद्यालय से यहाँ पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर को जो हमारे चुनाव की डेट रखी थी, तो उस 30 सितंबर को चुनाव क्यों नहीं हुआ है, उस विषय में हम विश्वविद्यालय से प्रश्न करते हैं कि 30 तारीख को चुनाव क्यों नहीं हुआ, और उसके बाद उस तिथि को चेंज करके 25 अक्टूबर दे दिया गया था। तो 25 अक्टूबर को भी चुनाव कराने का क्या नहीं कारण रहा कि चुनाव नहीं करा पाए। खबर बागेश्वर से है, जहां सिमगढ़ी उप पोस्ट ऑफिस में खाता धारकों के साथ हुए गबन मामले में बागेश्वर पुलिस ने सिमगढ़ी में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर को पोस्ट ऑफिस बागेश्वर की विभागीय शिकायत पत्र के आधार पर गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि सिमगढ़ी उप डाकघर में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर राजस्थान निवासी अनिल कुमार व्यास की विभागीय जांच में कुल धनराशि 32,68,805 रुपये गबन की तहरीर के आधार पर थाना काडा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि सिमगढ़ी डाकघर में तैनात अस्थायी पोस्ट मास्टर ने पोस्ट ऑफिस से काफी बड़ी धनराशि का गबन किया। फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है। देखिए साथियों, जैसे आप सभी को विदित है, सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस जो कमेडी देवी पोस्ट ऑफिस का एक सब पोस्ट ऑफिस है, उसमें कुछ पैसों का गबन किए जाने की एक शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी। इसमें जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा, पोस्ट विभाग द्वारा, उनके जो इंस्पेक्टर हैं उनके द्वारा तहरीर कल लिखित में दी गई है। एक प्रिलिमिनरी जांच इसमें पोस्ट विभाग द्वारा की गई थी और एक लिखित शिकायत कल हमें दी गई थी कि इनका जो वहाँ का ग्रामीण डाक सेवक है का सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस का, इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। इसमें जो है तुरंत हमने थाना कांडा में मुकदमा पंजीकृत किया था और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने शीघ्र ही कर ली है और माननीय न्यायालय के समक्ष हम उसको पेश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के चलते प्रदेश भर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली पर यातायात प्रबंधन का खास ध्यान रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि आवागमन में लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। अग्निशमन विभाग दीपावली पर आगजनी घटनाओं के बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था करे। स्वास्थ्य विभाग को सभी आपातकालीन व्यवस्था रखने के साथ ही बर्न यूनिट 24 घंटे सुचारू व्यवस्था में रखे। सीएम धामी ने त्योहारों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, थूकने की घटनाओं और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के लिए खास अभियान चलाया जाए। आपको ये भी बताते चले कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 से 12 नवंबर तक प्रदेश में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई नेता वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी और एसएसपी मौजूद रहे।
खबर देहरादून से है। राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा की गई। सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि देगा, जबकि उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश को लगभग रुपये 3 करोड़ 33 लाख की धनराशि दे है, जिसके लिए दोनों राज्य में सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि जो है वो उत्तराखंड को दिए जाने पर उत्तर प्रदेश में सहमति बना ली है। वहीं मंत्री ने कहा कि वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी लंबित है, जिस पर विभागीय सचिव स्तर पर आने वाले 10 दिनों के भीतर बैठक कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी। कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई विभाग की ज़मीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ, अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपया हमने वहाँ से लेना है, 3 करोड़ 33 लाख रुपया हमने देना है। रुद्रपुर से श्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को स्वच्छता और साफ वातावरण उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने अधिकारियों को केदारनाथ धाम में लगातार बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जहां नगर पंचायत केदारनाथ धाम में लगातार बेहतर साफ सफाई व्यवस्था कर रही है। व्यापारियों से नगर पंचायत को दुकानों से कूड़े उठाने की सूचना देने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केदारनाथ नीरज कुमार ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा अपने अंतिम चरण में है, जबकि संज्ञान में आया है कि कई व्यापारी प्रतिष्ठानों से उत्पन्न कूड़े को खुले में जला रहे हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई के दौरान बड़े कूड़े को खुले में जलाने की अपील की। साथ ही कूड़े को एक स्थान पर इकट्ठा कर उसकी सूचना नगर पंचायत केदारनाथ को देने की अपील की है, ताकि कूड़े का उचित निस्तारण किया जा सके। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।